तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 14.2 प्रारंभ करेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को यहां पर हम पढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, और आप देखिए आपके पास ये रक्त समूह दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है किसी का, फिर बी है, फिर ओ किसी का, फिर दोबारा ओ है, ए बी ओ ए ओ। तो आप ऐसे करके देख सा रहे हैं, ये आपके पास बहुत सारे रक्त समूह दिए हुए हैं विद्यार्थियों के, आप देख सकते हैं। फिर आपको देखिए आगे बोला गया है कि इन आंकड़ों के एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए तथा बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह सबसे विरलतम रक्त समूह हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि आपके पास कुल 4 तरीके के रक्त समूह ही हैं। तो यहां पर अगर आपको एक सारणी बनानी है तो एक सारणी हम बना लेते हैं रक्त समूह की, और दूसरी सारणी हम बना लेते हैं स्तंभ में कि आखिर कितने विद्यार्थी आपके पास होंगे उस रक्त समूह के, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या है। तो अब ये देखिए, रक्त समूह आपके पास देखो 4 तरीके के रक्त समूह हैं। आप देख सकते हैं, एक ए है, एक बी होगा, एक ओ होगा और एक ए बी होगा। तो ये ए हो गया, एक दूसरा रक्त समूह बी, एक ओ और फिर ए बी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन सभी में इसके अलावा कोई सा भी रक्त समूह नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपने इन चारों रक्त समूह को पहले लिख दिया। अब आपको देखना है कि जो ए रक्त समूह ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, ए रक्त समूह 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ए रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है, या आप बोल सकते हैं कि ऐसे 9 विद्यार्थी हैं जिनका यदि आप ब्लड ग्रुप या रक्त समूह देखेंगे तो वो ए मिलेगा। अब इसी तरीके से बी रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको देखनी है। तो देखिए, बी वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात बी रक्त समूह 6 विद्यार्थियों के हैं। इसी तरीके से ओ रक्त समूह वाले पर हम बात करते हैं। तो देखिए, आपके पास ओ वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अर्थात 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह ओ है। ये आपने 12 लिख दिया। अब इसी तरीके से अब आप ए बी रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे। तो देखिए, ए बी 1, 2, 3, अर्थात केवल 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह आपके पास ए बी है। तो आपने सभी विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली रक्त समूह के हिसाब से। एक बात बस यहां पर यह ध्यान रखिए, कभी कभार क्या होता है कि विद्यार्थी जल्दीबाजी में इनको भूल जाते हैं, इनकी गणना करने में गलती कर देते हैं। तो थोड़ा इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ढंग से करना है। तो इस तरीके से जब आपने रक्त समूह निकाल लिए तो आपने एक बारंबारता सारणी बना ली कि कुल विद्यार्थी आपके पास देख सकते हैं 9 और 6 15 और 12 27 और 3 30। तो कक्षा 8 में आपके पास 30 विद्यार्थी थे, जिसमें 9 विद्यार्थियों का रक्त समूह ए है, 6 विद्यार्थियों का रक्त समूह बी है, 12 विद्यार्थियों का रक्त समूह आपके पास ओ है और 3 विद्यार्थियों का रक्त समूह ए बी है। अब बारंबारता सारणी बनाने के बाद आपको बोला गया कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है। अब सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह का मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा रक्त समूह कितने विद्यार्थियों का है। तो यहां पर आप ये देखो कि आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक 12 विद्यार्थियों का रक्त समूह ओ है। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे सामान्य रक्त समूह आपके पास ओ आ जाएगा, क्योंकि देखो ओ सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का, 12 विद्यार्थियों का। या सामान्य रक्त समूह को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस रक्त समूह के सबसे ज्यादा विद्यार्थी होंगे या सबसे ज्यादा लोग होंगे वही आपका पास सबसे सामान्य होगा, जो सबसे जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। अब बात आती है कि कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो विरलतम का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो विरलतम शब्द विरलता से मिलकर बना हुआ है। विरलतम अर्थात दुर्लभ, या आप बोल सकते हैं जिस रक्त समूह के सबसे कम विद्यार्थी उपस्थित हो। तो सबसे विरलतम रक्त समूह अगर आप देखोगे तो विरलतम देखना है आपको,
अर्थात सबसे दुर्लभ, अर्थात जिसके सबसे कम विद्यार्थी हो। तो आप देख रहे हैं 3 विद्यार्थी हैं केवल ए बी वाले रक्त समूह के, तो इस तरीके से ए बी वाला रक्त समूह सबसे विरलतम आपके पास हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 को हम पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। अर्थात प्रत्येक इंजीनियर का कुछ ना कुछ आवास और कार्यस्थल होगा, तो आवास से कार्यस्थल की दूरियां दी हुई है ऐसे 40 इंजीनियरों की। जैसे देखिए 5, 3, 10। 5 का मतलब यह है कि एक इंजीनियर के उसके आवास से उसके कार्यस्थल अर्थात ऑफिस की दूरी 5 किलोमीटर है। इसी तरीके से एक इंजीनियर की इस तरीके से दूरी 3 किलोमीटर है। तो इस तरीके से 40 इंजीनियरों का आपके पास एक डाटा या आंकड़े दिए हुए हैं। फिर आपको बोला गया कि 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्गमाप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। और फिर आपको यहां पर आगे बोला गया कि इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको बस इतना समझ में आ रहा है कि 0 से 5 पहला अंतराल बनाना है, आप देखिए, और फिर वर्गमाप 5 वाले अर्थात 5-5 के अंतराल में ही आपको फिर बाकी के एक सारणी बनानी है वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाली, और फिर आपको उनमें मुख्य लक्षण दर्शाना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी होगी, तो चलिए उसको हम यहां पर बना लेते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से एक सारणी बना रहे हैं। यहां पर स्तंभों में हम सबसे पहले तो किलोमीटर में दूरी लिख लेते हैं, दूरी किलोमीटर में। इसी तरीके से आप देखिए दूसरे स्तंभ में यहां पर हम मिलान चिन्ह लिख देते हैं, और तीसरे में हम यहां पर इंजीनियरों की संख्या लिख देते हैं। अब यहां पर आप ये देखो, आपको बोला गया कि पहला अंतराल आपको 0 से 5 वाला ही लेना है, तो 0 से 5 ले लिया। और ध्यान रखें 0 से 5 में 5 सम्मिलित आपके पास नहीं होता, ये आपको बोल दिया गया है। तो अब जो दूसरा अंतराल लेंगे तो बोला भी गया कि वर्गमाप 5 वाले अंतराल ही अब आपको लेने हैं, तो दूसरा लेंगे 5 से 10। स्वाभाविक सी बात है इसमें 10 सम्मिलित नहीं होगा 5 से 10 वाली में। तीसरा वाला लेंगे 10 से 15, अर्थात इसमें 15 शामिल नहीं होगा, तो आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं। फिर अगला लेंगे 15 से 20, फिर लेंगे 20 से 25, 25 से 30। अब यहां पर बात आती है कि आखिर आपको कब तक ऐसे लेना पड़ेगा, 30 से 35, 35 से 40, इस तरीके से आपको कहां तक लेना पड़ेगा। तो आप एक बार बस ये देख लीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा आपके पास जो डाटा है वो 32 है, और 32 आपके पास 30 से 35 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से आप केवल 30 से 35 तक के बीच में लें डाटा, और फिर बस यहीं तक आप रुक जाएं। और सबसे अंत में यहां पर आप लिख दीजिएगा कि कुल योग, अर्थात कुल इंजीनियर आपके पास कितने होने चाहिए, मतलब वो आपको लिखना है। अब ये देखो मिलान चिन्ह का क्या उपयोग है उसको हम यहां पर समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे 0 से 5 है तो आप ऐसे गिनेंगे, 0 से 5 में स्वाभाविक सी बात है, ध्यान रखें 5 सम्मिलित नहीं है तो केवल 3 आएगा। इसी तरीके से देखो आपके पास 2 आएगा, फिर देखो ये 3 आएगा, फिर ये देखो 3 आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से आएगा। कभी कभार क्या होता है कि हमको ऐसे करने में हम भूल जाते हैं या थोड़ा गलती कर देते हैं, तो मिलान चिन्ह का यही उपयोग है कि जितना डाटा हमें दिखता जाए हम बार बार उसको कट करते रहेंगे। तो देखिए जैसे 3 दिखा तो आपने एक ये डंडा लगाया, फिर आपको देखो एक और डाटा देखा 2 वाला, ये भी तो 0 से 5 के बीच में होगा तो आपने ये लगाया। तीसरा आपने देखा 3 वाला डाटा, फिर आपने एक और लगाया। 3 वाला देखा तो फिर आपने एक और लगाया, फिर 2 देखा तो आपने क्रॉस कर दिया। तो ध्यान रखें हमेशा 5 के बाद एक नया डाटा शुरू होता है, और 5 को लिखने में आप 4 बार ये लगाएंगे, ये तो 4 डाटा का हो गया, 5 डाटा ये हो गए। अगर छठा डाटा लिखना होगा तो फिर आप दोबारा ऐसे ही करेंगे। 7वां लिखना होगा तो फिर कर दिया, फिर 8वां लिखना होगा तो ये किया, 9वां लिखना होगा तो फिर ये किया, अब 10वां जरूर करना होगा तो फिर दोबारा ये कर देंगे, 11वां लिखना होगा तो इस तरीके से करेंगे। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि कैसे हम मिलान चिन्ह दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास 5 आ गए। तो अब देखिए आपके पास ये 5 इंजीनियर आ गए, तो यहां पर आप 5 लिख दीजिएगा। अब बात आती है कि आपको 5 से 10 वाला डाटा देखना है, तो देखो एक ये है आपके पास एक डंडा,
फिर देखिए 5 से 10 में ये भी आएगा, दूसरा लगाया आपने डंडा। फिर देखिए 5 से 10 में 10 नहीं आएगा, ध्यान रखें। फिर आप देख सकते हैं 5 से 10 में आपके पास ये 7 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो देखो 3 4 5 6 7। फिर देखिए 5 ये भी आएगा, एक और लगाया आपने डंडा। फिर देखिए 9 भी आएगा, एक और आपने लगाया। फिर देखिए 6 आएगा, तो अब ये दोबारा आपने कट कर दिया। फिर देखिए 7 आएगा और फिर 6 आएगा, तो आपने एक और एक डंडा और लगा दिया। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास ये डाटा आ चुका है। यहाँ पर ये आपके पास 11 डाटा आएंगे, आप देख सकते हैं, मैंने एक गलती से लगा दिया। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि ऐसे आपके पास 11 इंजीनियर हैं जिनके ऑफिस से घर की दूरी 5 से 10 किलोमीटर के बीच में है, जिसमें 10 सम्मिलित नहीं है। अब 10 से 15 वाला देखते हैं। तो 10 से 15 वाला आप देखो, ये एक डाटा आया। फिर देखिए एक ये डाटा आ गया। फिर देखिए 13 भी आएगा 10 से 15 के बीच में, 12 भी आएगा 10 से 15 के बीच में। फिर यहाँ देखिए 10 भी आएगा एक, तो आपने यूँ कर दिया। फिर 12 आएगा। फिर आपके पास देखिए 11 आएगा, 10 से 15 के बीच में आप देख सकते हैं। फिर दोबारा 12 आएगा, ध्यान रखें 15 नहीं लेना होगा कभी भी आपको। 12 आएगा, फिर 14 आएगा। तो देखिए 12 और फिर ये 14 वाला डाटा ये हो गया। फिर इस तरीके से अब आपके पास 12 एक और आ जाएगा डाटा। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा 11 इंजीनियर आपके पास 10 से 15 किलोमीटर दूरी वाले हो गए। अब बात आती है कि 15 से 20 किलोमीटर दूरी वाले कितने ऐसे इंजीनियर होंगे। तो देखिए 15 से 20 में आपके पास एक 19 आएगा। फिर देखिए 17 आएगा, 18 भी आएगा, 17 आएगा, 16 आएगा। अब इसी तरीके से देखो 15 आएगा और 18 आएगा। फिर देखिए 15 आएगा, 15 आएगा। तो आपने ये कर दिया। तो इस तरीके से आप देखो ये 5 हो गए आपके पास और ये 4 डंडे, अर्थात ये 9 आ गया। अर्थात 9 इंजीनियर ऐसे होंगे जिनके घर से उनके कार्यस्थल की दूरी 15 से 20 किलोमीटर के बीच में है। अब बात आती है कि 20 से 25 किलोमीटर की दूरी वाले ऐसे कितने इंजीनियर हैं आपके पास। तो देखिए 20 से 25 वाला डाटा देखेंगे तो एक ये 20 वाला हो गया। 25 ध्यान रखें नहीं आएगा क्योंकि 25 इधर है, 25 सम्मिलित नहीं होता। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास केवल और केवल एक ही डाटा है जो 20 से 25 वाला है, तो अर्थात एक इंजीनियर सिर्फ ऐसा है। अब बात आती है कि 25 से 30 वाले इंजीनियर कितने हैं आपके पास जिनकी दूरी उनके घर से कार्यस्थल की 25 से 30 किलोमीटर हो। तो देखो एक ये आ गया डाटा। अब देखिए 25 से 30 आपके पास और कोई डाटा नहीं है, तो केवल एक ही इंजीनियर ऐसा है। अब बात आती है 30 से 35। तो देखिए 30 से 35 मतलब देखिए एक 31 ये आ गया एक। फिर देखिए 32 वाला ये इंजीनियर आ जाएगा। तो इसके अलावा आपके पास कोई नहीं मिल रहा। तो ऐसे 2 इंजीनियर हैं आपके पास। अब यहाँ पर आप बस इतना ध्यान रखें कि इनका योग एक बार निकालना है। तो देखो 5 और 11 16 हो जाएगा, 16 और 11 27 और 9 36 और एक 37 और एक 38 और 2 40 हो गया। तो जैसे ही आपको समझ में आया कि ये 40 हो गया, और आपको तो प्रश्न में बोल दिया गया था कि 40 इंजीनियर थे आपके पास, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डाटा आपके पास होने चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है 40 ही होना चाहिए था, तभी तो आपका बिल्कुल सही होता। अगर ज्यादा होता तो मतलब आपने कुछ अलग से जोड़ लिया, और कम होता तो मतलब आपको जोड़ने में गलती कर गए, मतलब आपने कम जोड़े हैं। तो ध्यान रखें 40 प्रश्न में बोला है तो आपका ये पास ये कुल योग 40 ही होना चाहिए था। तो यहां से आपने ये देख लिया कि 40 इंजीनियरों का आपने एक वर्गीकृत सारणी बना दी है, जैसा कि आपको बोला गया था। अब आपको बोला गया कि इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहां से अब ये देखो आपके पास एक डाटा एक तरीके से ये मिल रहा है कि जो केवल एक इंजीनियर ऐसा है जिससे 20 से 25 किलोमीटर दूरी है, एक इंजीनियर ऐसा है जिसकी 25 से 30 किलोमीटर है दूरी घर की कार्यस्थल से। तो आपको ज्ञात हो रहा है कि अधिकतर इंजीनियरों के जो आवास हैं वो 20 से कम किलोमीटर की दूरी पर ही उपस्थित है, क्योंकि देखो आप देख रहे हैं कि 20 से यदि ऊपर वाले किलोमीटर में देखो तो केवल 4 इंजीनियर हैं, एक और एक 2 और 2 ये 4। तो केवल 4 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके घर से कार्यस्थल की दूरी ज्यादा है 20 किलोमीटर से, नहीं तो ज्यादातर सबकी कम ही है। तो यहां पर आपको मुख्य लक्षण या यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं कि अधिकतर
इंजीनियर के आवास और कार्यस्थल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से कम है। तो इस तरीके से आपको एक ये लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादातर की 20 से कम है, तो ऐसे कुछ ही इंजीनियर होंगे जिनकी 20 से ज्यादा होगी। तो आप उसको लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, नहीं तो जब आपने ये लिखा तो ये आपको खुद ही पता लग रहा है कि ऐसे कुछ ही इंजीनियर होंगे, अर्थात कम इंजीनियर होंगे जिनकी 20 से ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। और आप देख सकते हैं आपके पास सापेक्षिक आर्द्रताएं दी हुई हैं 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, 86.5। और इस तरीके से आप देखो आपके पास ये 30 दिनों की सापेक्षिक आर्द्रता दी हुई है प्रतिशत में। फिर देखिए आपको आगे प्रश्न में बोला गया है कि वर्ग 84 से 86 और 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। और फिर देखिए आपके पास दो भाग और दिए हुए हैं इस प्रश्न में। तो सबसे पहले तो हम पहले भाग को ही हल करने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे और भागों पर भी बढ़ेंगे। तो यहां पर देखो वर्ग आपको पहले ही बता दिया गया कि आपको वर्ग लेना है 84 से 86, 86 से 88। तो आपको आगे समझ में आएगा कि आगे वाला अगर आपको वर्ग लेना होगा तो दो दो के अंतराल पे ही लेना होगा। तो देखो जैसे 84 से 86 में 2 का अंतराल है, 86 से 88 में भी 2 का अंतराल है। तो इसी तरीके से दो दो के अंतराल में आपको बहुत सारे वर्ग बनाने होंगे। और ध्यान रखें 30 दिन वाले महीने आपको एक डाटा में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हम एक सारणी बना लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सापेक्षिक आर्द्रता जो कि प्रतिशत में है आपके पास, और यहां पर हम दिनों की संख्या लिख लेते हैं, अर्थात बारंबारता कितनी है, कितने दिनों में बार बार वो रिपीट हो रहा है। अब यहां पर हम देखिए डाटा बनाएंगे। तो सबसे पहला हम लिख देते हैं यहां पर 84 से 86 वर्ग वाला। इसी तरीके से हम 86 से 88 भी बना देते हैं। इसी तरीके से 88 से 90 बनाएंगे अगला, फिर हम 90 से 92 बनाएंगे, फिर हम 92 से 94 बनाएंगे, 94 से 96 भी हमने बना दिया। इसी तरीके से 96 से हम 98 भी बना देंगे। अब बात आती है कि हम आगे कब तक ऐसे चलते रहेंगे। तो आप देखो सबसे बड़ा एक डाटा देख लो। तो सबसे बड़ा आपको डाटा दिख रहा है 98.3, आप देख रहे हो 98.6 भी देखा आपको, 99.2। तो सबसे बड़ा डाटा 99.2 है। तो आप देख रहे हो 99.2 तो 98 से 100 के बीच में ही आएगा। तो इस तरीके से आप यहां तक तो रुकेंगे केवल। अब यहां पर सबसे अंत में आप लिख देंगे एक उसमें कि कुल योग। अब ये देखिए आप देखिए 84 से 86 सापेक्षिक आर्द्रता वाले। अब देखिए यहां पर बात ये आती है कि क्या हमें मिलान चिन्ह हर प्रश्न में बनाना चाहिए। जैसे हमने प्रश्न संख्या 2 में बनाया था, वो केवल समझाने के लिए हमने आपको बताया था। आप चाहें तो बना भी सकते थे इसमें, और ना चाहें तो कोई जरूरत भी नहीं है आपको बनाने की। बस केवल वो हमने समझाने के लिए बनाया था ताकि आप गलती कम करें। तो यहां पर अगर आप ऐसे सीधे गिन सकते हैं तो आप सीधे गिनिए। तो देखिए 84 से 86 वाले यदि आप देखो तो आपके पास 84 से 86 में देखिए अभी तक आपको ये 84.9 मिला है। केवल एक दिन आपको मिल रहा है 84 से 86 आर्द्रता के बीच के लिए, तो ये आपके पास एक दिन आ गया। अब इसी तरीके से 86 से 88 वाला देखते हैं। तो 86 से 88 के लिए आप देखो एक 86.5 आपको मिला। फिर देखिए आपके पास केवल एक ही दिन मिला है ये भी। तो इस तरीके से आपके पास दिनों की संख्या एक हो गई जब 86 से 88 सापेक्षिक आर्द्रता का वर्ग समूह है।
अब बात आती है कि 88 से 90 वाले के लिए क्या होना चाहिए, अर्थात कितने दिन हैं 88 से 90 के लिए। तो आप ये देखो 88 से 90 के लिए आपके पास एक दिन 89.2 वाला और ये 89, अर्थात 2 दिन आपके पास आ रहे हैं, तो आपने 2 लिख दिया यहाँ पर। अब बात आती है कि 90 से 92 के लिए आखिर कितने दिन हैं आपके पास। तो 90 से 92 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 90 से 92 में आपके पास एक ये दिन आ रहा है 90.3, तो आप देख रहे हैं एक ये आपके पास आ रहा है, अर्थात केवल 2 ही दिन आपके पास आ रहे हैं 90 से 92 वर्ग समूह में, तो आपने ये लिख दिया। अब बात आती है कि 92 से 94 वाले वर्ग समूह में आपके पास कितने दिन आ रहे हैं। तो 92 से 94 के लिए देखो आपके पास एक ये वाला आंकड़ा है, दूसरा आंकड़ा ये हो गया, तीसरा आंकड़ा, चौथा आंकड़ा, पांचवा आंकड़ा, छठा आंकड़ा, सातवां आंकड़ा, अर्थात आपके पास ऐसे 7 दिन होंगे जब 92 से 94 सापेक्षिक आर्द्रता आपके पास रही है उस महीने में। अब बात आती है कि 94 से 96 वर्ग समूह वाले कितने आंकड़े हैं। तो 94 से 96 के लिए अब देखिए यहाँ पर आपके पास 94 से 96 में एक ये आंकड़ा रहा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, चौथा आंकड़ा, पांचवा आंकड़ा, छठा आंकड़ा, अर्थात आपके पास 6 दिन ऐसे होंगे, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिएगा। फिर बात आती है कि 96 से 98 सापेक्षिक आर्द्रता वाले कितने वर्ग समूह कितने दिन हैं आपके पास। तो 96 से 98 के लिए आप देखिए आपके पास एक दिन ये आया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और ये 7वां दिन, अर्थात 7 दिन ऐसे हैं जब सापेक्षिक आर्द्रता 96 से 98% के बीच में रही है। और देखिए अंत में आपके पास आता है कि 98 से 100 आर्द्रता वाले कितने दिन आपके पास होंगे। तो 98 से 100 वाले आप देखिए आपके पास 98 से 100 में 1, 2, 3, तो आपको पता लग रहा है कि आपके पास 98 से 100 में एक ये और आ जाएगा, तो केवल 4 दिन हैं आपके पास ऐसे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो आपने एक सारणी बना दी। अब यहाँ पर एक बार कुल योग करके देख लीजिएगा कि आखिर कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी है, दिन कहीं ज्यादा या कम तो नहीं गिन लिए। तो आप देखो इन सबको जोड़ोगे तो 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 7 13 और 6 19, 19 और 7 26 और 4 30, तो आपके पास ये 30 आ गया। तो आपने तो देखा था दिनों की संख्या तो 30 दी हुई थी आपको पहले से ही, और आपने डाटा जो बनाया वो भी 30 दिन का ही बनाया। तो अब आपको समझना चाहिए कि आपने बिल्कुल सही किया है। अब देखिए आपने पहला वाला भाग तो हल कर दिया कि बारंबारता बंटन आपको बनाना था। अब दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं। तो यहां पर देखो पहला वाला भाग अर्थात आपने देखो सारणी तो बना ली, अब हम दूसरा वाला भाग करते हैं जिसमें आपको कोई भी महीना या ऋतु इसके लिए बतानी है इन आंकड़ों के लिए। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए सापेक्षिक आर्द्रता मतलब एक तरीके से बारिश होने के चांसेस होते हैं, बारिश होने के कितने चांसेस हैं कि वो हो सकती है। तो आप देख रहे हैं आर्द्रता जब भी 60-70% से ज्यादा हो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बारिश हो सकती है। तो यहां से आप देख रहे हो कि आपके पास तो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा डाटा है, मतलब आर्द्रता तो काफी सारी है। आप देखिए 84 से 86, फिर देखिए 90 से 92 आपके पास ऐसे 2 दिन हैं जब आर्द्रता इतनी ज्यादा रही है। 92 से 94 वाली आर्द्रता 7 दिन में रही है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस आपके पास बारिश होने के हो रहे हैं इस महीने में। तो आप जानते हैं आपके पास ऐसे 6 ऋतुएं होती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, इस तरीके से आपके पास 6 ऋतु आपने पढ़ी हैं। तो आप देख सकते हैं चूंकि आर्द्रता सबसे ज्यादा है अर्थात वर्षा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप बोलेंगे कि ये जो आपके पास डाटा है वो वर्षा ऋतु का हो जाएगा। तो अब देखिए तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो आपको आंकड़ों का परिसर बोला गया है निकालने को। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर परिसर क्या होता है। तो कभी भी अगर आपको किसी भी आंकड़ों का परिसर पूछा जाए, किसी भी प्रश्न में पूछा जाए, तो ध्यान रखें सबसे अधिकतम वैल्यू में से आप सबसे न्यूनतम मान
घटा देंगे तो आपके पास आंकड़ों का परिसर आ जाता है। तो आप देखिए सबसे अधिकतम मान आपके पास यहां से देखिए 99.2 है। आप देखो ये सबसे अधिकतम था 99.2 और सबसे न्यूनतम आपके पास आप देख सकते हैं 84.9 है इन सभी आंकड़ों में। तो आप देखिए यहां पर जब परिसर निकालेंगे तो अधिकतम मान अर्थात 99.2 में से न्यूनतम मान अर्थात 84.9 घटा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 3 यहां दशमलव और ये 14। तो इस तरीके से इन सभी आंकड़ों का परिसर आपके पास 14.3 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 को हम हल करेंगे। यहां पर आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां आपको दी गई हैं और आप देख सकते हैं आपके पास 50 जो लंबाइयां हैं वो इस तरीके से दी गई है। जैसे एक विद्यार्थी की 161 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 165, 168, 161, 154 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके पास 50 विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया हुआ है लंबाइयों का। फिर आपको आगे बोला गया है पहले वाले भाग में 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहां से सबसे पहले हम पहला वाला भाग हल करेंगे फिर हम बाकी के भागों पर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपको बोला गया है कि जो आपको वर्ग माप लेनी है वो 5-5 की लेनी है और स्टार्टिंग आपको जैसे 160 से 165 इस तरीके से आपको करनी है। तो जो भी सबसे कम वाला होगा आप उससे 5-5 का अंतराल लेकर यहां पर बनाएंगे। तो अब चूंकि आपको एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है तो यहां पर सबसे पहले हम एक स्तंभ में लिख देते हैं ऊंचाई अर्थात विद्यार्थियों की ऊंचाई और ये आपको सेंटीमीटर में दी हुई थी और यहां पर हम विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो मिलान संख्या लिख सकते हैं या मिलान चिन्ह, अगर आपको नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर एक लाइन बना देते हैं। अब आप ये देखो कि ऊंचाई सेंटीमीटर में सबसे कम ऊंचाई आपके पास यहां देखिए 150 मिली है, इससे कम कहीं नहीं है आपके पास। तो आप 150 सेंटीमीटर से 155 सबसे पहले बना लेंगे क्योंकि आपको 5-5 का अंतराल ही बनाना था। फिर ये देखो आप अगला वाला बनाएंगे 155 से 160। जैसे आपको पहला अंतराल मिला फिर तो आप 5-5 के अंतराल पर बनाते रहेंगे। फिर आप बनाएंगे 160 से 165। अब बात आती है कि आपको आखिर कब तक ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो आप देखो सबसे अधिक ऊंचाई यहां पर आपको देखनी होगी। सबसे अधिक ऊंचाई आपके पास 172 और देखिए कहीं 173 भी आपको मिला। तो सबसे अधिक ऊंचाई आपको 173 सेंटीमीटर एक विद्यार्थी की मिल रही है अर्थात आप 175 तक केवल जाएंगे। तो आप इस तरीके से 165 से 170 भी बनाएंगे, 170 से आप 175 भी यहां पर बनाएंगे और फिर यहां पर आप अंत में लिख देंगे कुल योग। अब देखिए जब आपने ये लिख दिया तो अब आपको विद्यार्थियों की संख्या देखनी होगी। तो 150 से 155 वाले विद्यार्थी आप देखिए आपके पास ये एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा विद्यार्थी, पांचवा विद्यार्थी, इसी तरीके से देखिए छठा विद्यार्थी, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपके पास ऐसे 12 विद्यार्थी आ गए जिनकी लंबाई है 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में है और ध्यान रखें 155 बीच में नहीं आता है, इसमें मतलब सम्मिलित नहीं होता है। अब 155 से 160 वाले विद्यार्थी आप देखो तो 155 से 160 वाले विद्यार्थियों में आप देख पा रहे हैं आपके पास देखिए 158 आएगा एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा विद्यार्थी, पांचवा विद्यार्थी, छठा विद्यार्थी, सातवां विद्यार्थी, आठवां विद्यार्थी, नौवां विद्यार्थी। तो आपको 160 तो नहीं लेना था क्योंकि अंतिम वाले सम्मिलित नहीं होते हैं। तो आपके पास यहाँ 9 विद्यार्थी ऐसे आ गए। अब बात आती है कि आपको 160 से 165 वाले विद्यार्थी लेने हैं। तो देखिए 1, 2, 165 नहीं लेना होगा ध्यान रखें, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अर्थात आपके पास देखो ये ऐसे 14 विद्यार्थी मिल गए हैं, तो यहाँ पर आप 14 लिख दीजिएगा। फिर आती है 165 से 170 के बीच की बात। तो 165 से 170 अगर आपको देखना है तो आप देखो, एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो यहां से आप देख रहे हैं आपके पास ऐसे 10 विद्यार्थी आ गए, तो यहां पर आपने 10 लिख दिया। अब 170 से 175 वाले विद्यार्थी आप देख लीजिएगा। तो 170 से 175 में देखो, एक विद्यार्थी ये आ गया, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा विद्यार्थी, पांचवा विद्यार्थी। तो आपके पास ऐसे 5 विद्यार्थी ही केवल मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने 5 लिख दिया। जब आपने इन सबको लिख दिया तो अब यहाँ पर आप कुल योग कर लेंगे कि आखिर कितने विद्यार्थी आपने यहाँ पर काउंट कर लिए। तो देखो 12 और 9 21 हो जाएगा, 21 और 14 35 और 10 45 और 5 50। तो इस तरीके से आपने 50 विद्यार्थियों का आंकड़ा ज्ञात कर लिया। और प्रश्न में आप देखो, प्रश्न में आपको बोला गया था 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां दी गई हैं। तो इस तरीके से अभी आप समझ सकते हैं कि आपने डाटा बिल्कुल सही किया है। तो इस तरीके से आपके पास ये बारंबारता बंटन वाली सारणी आ चुकी है। अब यदि यहां पर आप दूसरा वाला भाग देखेंगे इस प्रश्न का, तो आप देखिए आपको बोला गया है कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको इस सारणी को थोड़ा समझना है और फिर बताना है कि आप कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो वो क्या आपके पास होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं निष्कर्ष निकालूं आपका वही निष्कर्ष हो, बस आपको एक ऐसा निष्कर्ष निकालना है जो थोड़ा सही हो। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक जिसका मीनिंग हो, ऐसा एक आप निष्कर्ष यहां से समझ के एक निकालेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि यहां पर आप ऐसे बहुत तरीके के निष्कर्ष निकाल सकते हो। जैसे आप एक निष्कर्ष बोल सकते हो निष्कर्ष, या आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन, कि आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला आपके पास एक निष्कर्ष आ सकता है कि सबसे अधिक विद्यार्थी एक 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच के हैं। तो आप देखिए 14 विद्यार्थी थे, अर्थात सबसे अधिक थे। इसी तरीके से आप निष्कर्ष निकालने को तो और भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए एक निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि सबसे कम विद्यार्थी, आप देखिए सबसे कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो 170 से 175 के बीच के हैं, क्योंकि केवल वो 5 विद्यार्थी ही हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सबसे कम विद्यार्थी 170 से 175 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। तो इस तरीके से आपके पास दूसरा निष्कर्ष आ गया। अब मैंने तो आपको बोला ऐसे बहुत तरीके के निष्कर्ष हो सकते हैं, आपको बोला गया कि क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो एक निष्कर्ष लिख दीजिएगा, चाहें तो 2 निष्कर्ष लिख दीजिएगा, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 आपको लिख दिए, आप चाहें तो एक भी लिख सकते थे। अब देखिए मैं आपको और भी निष्कर्ष समझा सकता हूं। अब देखिए जैसे यहां पर आप समझिए कि आपके पास 50 है और उसमें आप देख रहे हो कि केवल 15 विद्यार्थी ऐसे हैं, 10 और 5 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी लंबाई 165 से 175 सेंटीमीटर के बीच की हैं। तो यहां से आप देख रहे हो कि 50 में से 15 केवल 165 से 175 सेंटीमीटर लंबाई की है। इसका मतलब 35 विद्यार्थी 165 से कम है। अब 35 तो 50 का काफी सारा होता है, मतलब 50% से तो अधिक ही होता है, क्योंकि 50 का 50% 25 होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाइयां 165 सेंटीमीटर से कम है। तो इस तरीके से आपके पास ये तीसरा निष्कर्ष हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम आते हैं। इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन, अर्थात जिसको अंग्रेजी में हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, पीपीएम में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है।
और 30 दिनों के प्राप्त आंकड़े आपको यहाँ पर देखिए बताए गए हैं। ये 30 दिनों के प्राप्त आंकड़े हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सांद्रता आपने सीखा होगा कि पार्ट्स पर मिलियन एक तरीका होता है, उसमें भी आप सांद्रता निकालते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये है कि 10 लाख अणुओं में उसके कितने अणु होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के। अब यहाँ पर जैसे मैंने अणु की बात करी है, आप किसी भी भाग में उसकी बात कर सकते हैं, सांद्रता के भाग में भी बात कर सकते हैं। तो अब 30 दिन के आंकड़े आपके पास देखिए ये दिए हुए हैं। जैसे आप देखिए आपके पास एक आंकड़ा है 0.03, इसका मतलब ये है कि 30 दिनों में से एक दिन 0.03 सांद्रता रही है, या 0.03 ppm सांद्रता सल्फर डाइऑक्साइड की रही है। 0.08 मतलब दूसरे दिन 0.08 ppm सांद्रता रही है सल्फर डाइऑक्साइड की। इसी तरीके से आप देखिए आपके पास ये 30 आंकड़े दिए हुए हैं। फिर यदि आप आगे पढ़ेंगे तो देखिए आगे आपको बोला गया है पहले वाले भाग में 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो देखिए सबसे पहले वाले भाग को हम यहाँ पर हल करेंगे पहले। अब यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे, कभी भी जब भी आपको वर्ग अंतराल बनाने की बात की जाएगी, वर्ग अंतराल लेकर कोई भी बारंबारता बंटन बनाने की बात, तो ध्यान रखें वहां पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अंतराल लें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनरली सवालों में आपको हमेशा अंतराल दिया जाता है। जैसे आप देखो अगर आपको सीधे ये बोल दिया जाता है कि एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए, तो हो सकता है कोई 0.00 से 0.10 ले ले, तो वो 10 का अंतराल रहा 0.10 का मतलब। लेकिन आपको प्रश्न में देखो यहाँ पर बोल दिया गया 0.00 से 0.04, फिर देखो यहाँ पर 0.04 से 0.08 मतलब 0.04 का अंतराल बार बार आपको लेना है वर्ग माप में। तो यहाँ पर चूंकि आपको वर्ग अंतराल पहले ही बता दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए दो स्तंभ यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सांद्रता बनाएंगे। स्वाभाविक सी बात है ये सांद्रता आप SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की बना रहे हैं, और वो सांद्रता है आपके पास ppm में अर्थात पार्ट्स पर मिलियन या भाग प्रति मिलियन। अब इसी तरीके से आप दूसरे स्तंभ में यहां पर लिख देंगे दिनों की संख्या, क्योंकि आपके पास 30 दिनों का डाटा दिया हुआ है, तो आप दिनों की संख्या देख लेंगे अर्थात बारंबारता। अब यहां पर आप ये देखो कि आपको जो पहला अंतराल लेना है वर्ग अंतराल, वो है 0.00 से 0.04। इसी तरीके से 0.04 से 0.08 ले लेंगे। अब बात आती है कि आप आखिरकार कहां तक चलना है आपको। तो देखिए सबसे अधिक आप देख सकते हैं 0.22 आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, तो आप तब तक चलेंगे जब तक कि 0.22 सम्मिलित ना हो जाए। तो देखिए इसी तरीके से आप आगे लिखेंगे 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16। आप देख सकते हैं 0.04 का अंतराल हम हर किसी में ले रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ जाएगा 0.16 से 0.20, और यहाँ पर आ जाएगा 0.20 से 0.24। तो आपने देखा था सबसे ज्यादा तो आपके पास 0.22 वाला आंकड़ा था, तो वो वाला आंकड़ा इसके बीच में आ जाएगा। तो अब बस आप यहाँ तक ही रहने दीजिएगा, आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखेंगे वर्ग अंतराल में। और यहाँ पर आप लिख देंगे कि कुल योग आपके पास कितना है। तो देखिए अब यहां पर हम दिनों की संख्या गिनते हैं। तो सबसे पहले 0.00 से 0.04 सांद्रता वाले दिन आप देखिए एक दिन ये आपके पास आ गया। फिर देखिए 0.04 कभी भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है अंत में जो लिखा होता है वो कभी भी सम्मिलित नहीं होता है इस अंतराल में। तो एक अभी ये आया है आपके पास, दूसरा ये आया दिन। इसी तरीके से देखिए आपके पास तीसरा दिन ये आया, चौथा दिन ये आ गया आपके पास। तो केवल 4 दिन ऐसे हैं आपके पास जब सांद्रता SO2 की 0.00 से 0.04 हो जाएगी। अब इसी तरीके से आप देखो 0.04 से 0.08, तो देखिए एक ये आ गया आपके पास, दूसरा, तीसरा डाटा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां,
अर्थात ऐसे 9 दिन आपके पास ये हो जाएंगे। अब बात आती है कि 0.08 से 0.12, तो अब इसमें 0.08 सम्मिलित करना है, तो 1 2 3 डाटे, यहां पर देखिए चौथा आंकड़ा, पांचवा आंकड़ा, छठा आंकड़ा, सातवां आंकड़ा, आठवां आंकड़ा। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये 8 आंकड़े आ गए, और देखिए एक ये आंकड़ा आपके पास आ गया, तो ये आपके पास 9 आंकड़े आ चुके हैं, अर्थात 9 दिन आपके पास आ गए जब सांद्रता 0.08 से 0.12 के बीच में हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जब आपके पास सांद्रता 0.12 से 0.16 हो, तो देखिए 0.12 से 0.16 सांद्रता वाले, तो यहां पर आप देखिए आपके पास एक ये डाटा आया, दूसरा डाटा, अर्थात आपके पास देखो केवल 2 ही डाटा आपके पास आ रहे हैं, तो यहां पर आपने 2 लिख दिया। फिर देखिए 0.16 से 0.20 वाले आपको डाटा लिखने हैं, तो यहां से देखिए एक डाटा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, और ये चौथा आंकड़ा आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास केवल 4 आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जब सांद्रता 0.16 से 0.20 हो। फिर अंत में आता है 0.20 से 0.24, तो यहां पर आप देख सकते हो 0.22, ये एक डाटा ये आया और दूसरा डाटा ये आया। तो इस तरीके से केवल आपके पास 2 आंकड़े ऐसे हैं जब सांद्रता सल्फर डाइऑक्साइड की 0.20 से 0.24 ppm हो जाएगी। तो जब आपने इतना कर लिया, तो अब आप ये देखो कि आखिर कितने दिन आपने यहाँ पर काउंट कर लिए हैं। तो 4 और 9 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30, तो आपके पास 30 दिनों की गणना आपने अपनी तरफ से कर ली। और अब आप प्रश्न में देखोगे तो प्रश्न में भी आपको 30 दिनों के ही आंकड़े दिए गए हैं, तो अब समझ सकते हैं आप कि आपने कोई भी गलती नहीं करी है, ना तो आपने ज्यादा दिन काउंट किए हैं, ना ही आपने कम दिन काउंट किए हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये बारंबारता सारणी आ गई है, और इसे हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर देखो वर्गीकरण कर रखा है। देखिए आपने एक वर्ग बना रखे हैं, वर्ग अंतराल हैं ये सब आपके पास, तो जब भी वर्ग अंतराल बने होते हैं अर्थात आपने वर्गीकरण कर दिया है उनका। अब देखिए पहले वाले भाग को हल करने के बाद आपको आगे दूसरे प्रश्न में बोला गया है भाग में कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो आप यहां पर गौर करेंगे कि आपको 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक की बात की जा रही है। अधिक मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। तो अधिक वाले दिनों में आप देखिए 0.11 आप देख सकते हो कि 0.11 आपके पास देखो इससे 0.11 से अधिक एक दिन ये हो गया। देखिए दूसरा दिन इसी तरीके से देखो ये भी मिल गया, 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास 8 दिन मिले हैं। अब यहां पर ये संदेह नहीं होना चाहिए कि यहां पर भी तो 0.11 और 0.11 है, तो आपको बोला गया है कि इससे अधिक ही होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब आपके पास ऐसे 8 दिन हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि सल्फर डाई ऑक्साइड की सांद्रता 8 दिन 0.11 ppm से अधिक रही। इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 5 हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 6 पर। यहां पर आपको बोला गया है इस प्रश्न में कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है और प्रत्येक बार चित अर्थात हेड आने की संख्या निम्न आपको दी गई है। आप देख सकते हैं आपके पास ये हेड आने की संख्याएं जैसे 0 1 2 2 1, ये सब हेड आने की संख्या है, 30 बारों में अलग अलग दी हुई है। फिर यहां पर आपको बोला गया है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है।
तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप ये गौर करिए कि आखिर इस प्रश्न का मतलब क्या है, क्योंकि इस यहाँ पर आपको संदेह काफी हो सकता है। तो आप जैसे देख रहे हो 3 सिक्कों को आप जैसे अगर आप उछालेंगे तो आपके पास हेड अधिकतम 3 बार ही आ सकता है। 3 सिक्कों को मैं यहां पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। उछालने पर देखिए स्वाभाविक सी बात है, हेड मैक्सिमम 3 बार आ सकता है जब तीनों पर हेड 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 आ जाए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अधिकतम चित आने की संख्या, ये आपके पास 3 आ सकती है। और अब आपसे कोई बोले कि न्यूनतम चित कितने आ सकते हैं, तो न्यूनतम चित आपके पास 0 आ सकते हैं जब किसी पर भी चित ना आया हो। जब आपने 3 सिक्कों को उछाला हो और हर किसी सिक्के पर पट आ जाए अर्थात टेल आ जाए तो चित तो आपके पास 0 आए हैं। तो इस तरीके से 0 से 3 के बीच में आपके पास डाटा हमेशा होगा। तो आप देख सकते हैं 0 से 3 के बीच में ही होंगे डाटा, इससे ना कभी ज्यादा होगा ना कम होगा। हो सकता है कोई मिस हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो इनसे ऊपर या इनसे कम नहीं हो सकता। जैसे 0 से कम नहीं होगा ना ही 3 से ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 2 1 2 3 भी आया। तो इस तरीके से आपको डाटा समझ में आ गया है। अब यहाँ पर एक आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखिए 2 स्तंभ बना लेते हैं। सबसे पहला स्तंभ है चित आने की संख्या, और दूसरा आपके पास है बारंबारता। यहां पर आप देखो जो चित आने की संख्या है वो आपके पास 3 सिक्कों में कितने चित आई वो संख्या आपको लिखनी है, क्योंकि देखो आपको यही बोला गया है कि 3 सिक्कों में कितने चित आते हैं उनका आपको डाटा यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर आपने देखो एक लाइन ऐसे बना दी ताकि हम इसको अलग अलग कर पाए। अब आपने देखा कि चित तो आपके पास जब आप 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो या तो 0 आ सकते हैं चित, या 1 चित आ सकता है, या 2 चित आ सकते हैं, या 3 चित आ सकते हैं आपके पास। और यहां पर सबसे अंत में आप लिख देंगे कि कुल योग आपके पास क्या रहा है। तो अब ये देखो आपको देखना है कि 0 चित आने की संख्या निकालनी है अर्थात उसकी बारंबारता निकालनी है। तो आपको देखना है कि 0 चित कितनी बार आया है। तो आप देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो ऐसा 6 बार हुआ है कि जब कोई भी चित आपके पास नहीं आया है। तो आप यहां पर 6 लिख देंगे। अब आपको देखना है कि आखिर जब 3 सिक्कों को आपने उछाला तो एक चित कितनी बार आया है। तो देखिए 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो ऐसा 10 बार आपके पास हो गया कि केवल एक चित आया है 3 सिक्कों को उछालने पर। फिर आपको देखना है कि आखिर 2 चित कब आए हैं जब 3 सिक्कों को आपने उछाला। तो आप देख सकते हो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। तो ऐसा आपके साथ 9 बार हुआ है कि 3 सिक्कों को उछालने पर 2 चित आपके पास आए हैं। अब आप इसी तरीके से 3 चित में देखेंगे कि आखिर 3 चित कब आए हैं जब तीनों सिक्कों को उछाला गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि जब आपने 3 सिक्कों को उछाला तो तीनों चित आ जाए, ऐसा 5 बार हुआ है। अब कुल योग आप देख लीजिएगा। तो कुल योग आप देखोगे तो 6 और 10 16 हो जाएगा। 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ गया, और 5 जोड़ेंगे तो 30 आ गया। तो बेसिकली इन सभी का मेरे को योगफल लिखना होता है। कुल योग का मतलब ये होता है। तो आपके पास 30 आया। अब देख रहे हो कि आप 30 बारंबारता अर्थात 30 बार आपने देख लिया एक तरीके से। अब प्रश्न में भी तो आपको बोला गया कि 30 बार उछाला गया था। इसका मतलब आपने देखा कि ये मैच कर गया, अर्थात आप समझ सकते हैं कि आपने जो डाटा बनाया है वो बिल्कुल सही लिखा है। तो आप देखिए आपको एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए बोला गया था, और इस तरीके से यहां पर आपने एक बारंबारता बंटन सारणी आसानी से बना ली है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं। यहां पर आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। और आप देख सकते हैं आपके पास ये एक मान दिया हुआ है पाई का, और ध्यान रखें ये मान आपके पास 50 दशमलव स्थान तक दिया हुआ है।
जैसा कि आप जानते भी हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब ये है कि ये दशमलव के बाद अनंत स्थानों तक चलती रहेगी और इसमें कोई भी पुनरावृत्ति होगी नहीं किसी भी अंक की। अब आपको यहां पर देखिए बोला गया है पहले वाले भाग में, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। तो देखिए अब चूंकि आपको बारंबारता बंटन बनाना है तो यहां पर आप दो स्तंभ सबसे पहले बनाएंगे। एक बनाएंगे कि कौन सा अंक है और दूसरा स्तंभ में आप लिखेंगे बारंबारता, अर्थात वो अंक कितनी बार आया है या उस अंक की बारंबारता कितनी है। तो आप एक बात पर गौर करेंगे कि आपको बोला गया है कि दशमलव के बाद वाले स्थानों पर ही आपको ऐसा ये करना है। देख सकते हैं आप, दशमलव बिंदु के बाद आपको बोला गया था। तो यहां पर देखिए अगर हम पहला अंक 0, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अंत में हम 9, इसके बारे में पता करें कि आखिर ये सभी अंक कितने बार आ रहे हैं। तो हमने यहां पर देखो अंक में ये सब पहले ही लिख दिए और यहां पर हम लिख देंगे कुल योग आखिरकार कितना है। अब देखिए 0 की जब बात करेंगे तो हमें देखना है कि आखिर 0 कितनी बार आया है दशमलव के बाद। तो यहां से आप देखिए 0 आपके पास आया है एक बार, 2 बार। तो आपने देखा 0 केवल 2 बार आपके पास आया है। अब बात आती है एक आखिर कितनी बार आया है। तो देखते हैं एक आपके पास देखो 1 बार आया, 2 बार आया, फिर देखिए 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। तो 5 बार आपके पास एक आ गया, अर्थात एक आने की बारंबारता 5 हो गई। अब देखते हैं कि 2 आखिर बार कितनी बार आपके पास आया दशमलव के बाद। तो देखिए 1 बार, फिर देखिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5। तो आपने देखा 2 की बारंबारता भी आपके पास 5 आ रही है। फिर देखते हैं आखिर 3 की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है। तो देखिए दशमलव के बाद देखना है तो ये इस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि ये दशमलव से पहले है। तो देखिए 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए 3 आपके पास 8 बार आ रहा है दशमलव के बाद। अब बात आती है कि आखिर 4 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 की बारंबारता आपके पास 4 आ गई। अब इसी तरीके से देखते हैं आखिर 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए 1 बार ये हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5। तो 5 की बारंबारता आपके पास 5 आ गई है। अब बात करते हैं कि आखिर 6 कितनी बार आ रहा है। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 6 4 बार आ रहा है, तो 6 की बारंबारता आपने 4 लिख दी। अब देखते हैं आखिर 7 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 7 की बारंबारता आपके पास 4 आपने लिख दी। अब 8 और 9 के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 8 के बारे में देखते हैं। तो देखिए 8 आपके पास 1 बार ये हो गया, फिर देखिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 8 5 बार आ रहा है आपके पास। और अंत में अब हम 9 के बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हो 9 आपके पास देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8। तो 9 आपके पास 8 बार आ रहा है, अर्थात 9 की बारंबारता 8 हो गई। अब जब आपने सब बारंबारता निकाल ली तो एक बार हम इन सभी को जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 और 5 7 और 5 12 और 8 20 और 4 24 और 5 29, 4 33 और 4 37 और 5 42 और 8 50। तो आपके पास कुल योग 50 आया, अर्थात 50 बारंबारता आपने एक तरीके से लिख ली। तो आप देखो आपको बोला भी गया था कि 50 दशमलव स्थान तक आपको मान दिया गया था, अर्थात 50 अंक थे आपके पास टोटल। तो आपने 50 तक अंक लिख भी दिए इन सबको जोड़कर। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपने जो बारंबारता बंटन बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला वाला भाग तो आपने आसानी से सिद्ध कर दिया। अब दूसरे वाले भाग को यदि हम पढ़ें तो उसमें आपको बोला गया है कि सबसे अधिक बार
और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो आप ये देखो कि सबसे अधिक बार आने वाला अंक, इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो अंक सबसे ज्यादा बार आया होगा, क्योंकि बारंबारता का मतलब ही होता है कि कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। तो देखिए 8 बारंबारता और यहाँ पर 8, ये सबसे अधिक है। इसका मतलब देखो तीसरा अंक और ये जो 9 वाला अंक है वो सबसे अधिक बार आपके पास आया होगा। तो दूसरा वाले भाग में आप यहां पर लिख सकते हैं सबसे अधिक बार आने वाले अंक आपके पास 3 तथा 9 है। अब इसी तरीके से आप देखो, आपको बोला गया कि सबसे कम बार आने वाले अंक भी निकालने हैं। तो सबसे कम बारंबारता आप देखिए, आपके पास सबसे कम बारंबारता केवल 2 आ रही है, वो 0 वाले अंक की है, अर्थात सबसे कम 0 वाला अंक आया है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सबसे कम आने वाला अंक, ये आपके पास 0 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। यहां पर आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे थे, और आपको देखिए प्राप्त परिणाम भी बताए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1, 6, 2, 3, तो ये सब घंटे में बच्चों के देखने का टाइम दिया हुआ है। जैसे मान लीजिएगा एक बच्चा 1 घंटे तक उसने टीवी देखा, एक बच्चे ने 6 घंटे तक टीवी देखा था, एक बच्चे ने 2 घंटे तक टीवी देखा। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास ये 30 परिणाम है, अर्थात 30 बच्चों के घंटों तक टीवी देखने के प्रोग्राम का विवरण आपको यहाँ पर दे दिया गया है। फिर आप देखिए, आपको यहाँ पर पहले वाले भाग में बोला गया है कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए सबसे पहले हम पहले वाले भाग को हल करेंगे, और जब ये वाला भाग हल हो जाएगा तब हम आगे वाले भाग को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि सबसे जो न्यूनतम बच्चा देख रहे हैं घंटे तक टीवी के प्रोग्राम वो 1 है। जैसे देखो 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और सबसे अधिकतम अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एक बच्चे ने 17 घंटे तक टीवी का प्रोग्राम देखे हैं, अर्थात सबसे अधिकतम यही 17 घंटे आप देख सकते हैं, पूरे में ये आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक स्तंभ लिख लेते हैं टी, यहाँ पर मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ टीवी देखने का समय, और ये आपके पास घंटों में आपको बता ही दिया गया है। और यहाँ पर आप बच्चों की संख्या बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं बारंबारता आखिर कितनी है। तो देखिए सबसे पहले तो चूंकि सबसे कम जो है वो 1 है, अब 5-5 चौड़ाई लेकर आपको बनाना है, तो आप सबसे पहला जो अंक यहाँ पर लिखेंगे अंतराल वो 0 से 5 हो जाएगा। अगला लिखेंगे तो देखिए अब आपको 5 से 10 करना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया था वर्ग चौड़ाई 5 आपको लेनी है। और इसी तरीके से देखिए 10 से 15 हो जाएगा, और फिर 15 से 20 आप कर देंगे। अब बात आती है कि आखिर आप कहाँ तक ऐसे चलेंगे, 15 से 20, 20 से 25 भी क्या आएगा, और कहाँ तक चलना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर आप देखो सबसे जो अधिकतम है वो 17 है, तो 17 है चूंकि सबसे अधिकतम है इसलिए 15 से 20 में वो आ रहा है, तो आप यहीं पर केवल रुक जाएंगे। और देखिए यहां पर आप फिर अंत में लिख देंगे कि कुल योग आखिरकार आपके पास क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखो 0 से 5 आपके पास कौन कौन से बच्चों की संख्या है। तो देखिए 1, 2 ये सभी इसमें आएंगे। ध्यान रखें 5 कभी भी 0 से 5 में नहीं आता, क्योंकि जो अंतिम ये होता है 5, इसमें 5 कभी भी सम्मिलित नहीं होता। इसी तरीके से 5 से 10 में 10 सम्मिलित नहीं होगा, 10 से 15 में 15 सम्मिलित नहीं होगा, और 15 से 20 में 20 सम्मिलित नहीं होगा। तो इसके अलावा यदि हम देखें तो 1, 2, 3 और ये देखो 1, 4। इसके अलावा देखो 0 से 5 में आपके पास ये भी आ रहा है 1। फिर आप देखिए 0 से 5 में देखिए 2 भी आ गया, ये 4 भी आ गया, ये 3 आ गया, ये 3, 2, 5 नहीं आएगा आपके पास। तो ये सभी आपके पास आ रहे हैं। तो अब इनको गिन लेते हैं आखिर ये कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, अर्थात 10 बच्चों की संख्या ऐसी है कि वो पिछले सप्ताह में 0 से 5 घंटे तक टीवी देखे थे। अब बात करते हैं कि 5 से 10 में, तो 5 से 10 वाले आपके पास देखो ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अर्थात 13 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले सप्ताह में 5 से 10 घंटे के बीच में टीवी देखा था। अब बात करते हैं कि 10 से 15 घंटे आखिर कितने बच्चों ने टीवी देखा है। तो 10 से 15 घंटे की यदि हम बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने 10 से 15 घंटे के बीच में टीवी देखा है। और अब हम देखते हैं कि आखिर कितने बच्चों ने 15 से 20 घंटे के बीच में टीवी देखा है। तो देखिए 1 और ये 2, तो 15 से 20 के बीच में चूंकि 2 बार आपके पास दिखा तो यहां से 2 बच्चे आपको पता लग गए। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो 10 और 13 23 हो गया, में 5 जोड़ेंगे तो 28 और 2 एंड में 30 आ गया। तो आप देख भी सकते हैं कि आपके पास 30 ये आया है बच्चों की संख्या, और जो विवरण अध्ययन किया गया था वो 30 बच्चों पर ही पूछा गया था ये। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि ये जो आपने बारंबारता सारणी बनाई है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं इस प्रश्न के। तो यहां पर आपको बोला गया कि कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा है। तो देखो आप चाहो तो दो तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। देखो आप या तो दोबारा देख लो 15 या उससे ज्यादा कौन से हैं, तो केवल एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। एक तो यह तरीका है कि आपके पास 2 ये आ गया, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि 15 से 20 के बीच में कितने बच्चों की संख्या है, तो वो 2 है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि 15 या उससे अधिक टीवी देखने, यहां पर मैं 15 घंटे लिख देता हूं, या उससे अधिक टीवी देखने वाले बच्चों की संख्या आपके पास 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 8 को हल कर दिया है। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 14.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया कि एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में आपको यहां पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं आपके पास जैसे एक है 2.6, इसका मतलब एक बैटरी का जीवन काल 2.6 वर्ष है। एक किसी और बैटरी का जीवन काल 3 वर्ष है, किसी और बैटरी का जीवन काल 3.7 वर्ष है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास ये 40 बैटरियों के जीवन काल दिए हुए हैं जो कि वर्षों में है। फिर आपको आगे बोला गया कि 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहां पर आप देखो बारंबारता सारणी आपको बनानी है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर 2 स्तंभ बनाएंगे। एक बनाएंगे हम जीवन काल का जो कि वर्षों में है, और दूसरा स्तंभ हम बनाएंगे बैटरियों की संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं बारंबारता। तो अभी आप ये देखिए कि आप यहां पर एक लाइन बना देंगे। अब आप सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे जो कम अंतराल है जीवन काल का वो कितना है। तो आप देख रहे हैं सबसे कम आपके पास 2.2 ये अंतराल है जीवन काल का। तो और सबसे जो अधिक जीवन काल का अंतराल आपके पास यहां पर है वो आप देख सकते हैं आपके पास 4.6 दिया हुआ है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इस तरीके के 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेने हैं कि 4.6 भी उसमें आ जाए और जो सबसे कम अर्थात 2.2 भी आपके पास उसमें आ जाना चाहिए। तो आप देखो सबसे पहला जो अंतराल लिखेंगे वो 2 से 2.5 लिखेंगे। या तो आपने ऐसे सोच लिया, या फिर देखो आपको बोला भी गया था कि 2 से 2.5 से आपको प्रारंभ करना है। तो इस तरीके से आपने ये लिखा। इसी तरीके से आप आगे लिखेंगे तो 2.5 से 3 लिख देंगे। फिर देखेंगे तो 3 से 3.5 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए
3.5 से आप 4 कर देंगे और 4 से 4.5 और अंत में 4.5 से 5 आपने यहां पर ये लिख दिया है। और यहां पर आप लिख सकते हैं कुल योग। अब एक बात ये देखिए कि 2 से 2.5 जीवन काल जो होगा वर्षों में, तो आखिर ऐसी कितनी बैटरियां हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। तो देखिए 2 से 2.5 के बीच में एक ये आएगा, ये भी आपके पास आएगा, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पास केवल यही 2 बैटरियां आ रही हैं। तो 2 से 2.5 वर्ष जीवन काल वाली केवल 2 बैटरियां हैं। अब इसी तरीके से आप देखोगे 2.5 से 3 वर्ष तक किन बैटरियों का जीवन काल है, तो उनको देखेंगे। तो देखिए एक ये आ गई, फिर देखिए आपके पास एक बैटरी ये हो गई, 2 बैटरी हो गई, टोटल 3 बैटरी, 4 और 5। तो इस तरीके से 5 बैटरियां आपने ऐसी पता कर ली जिनका जीवन काल 2.5 से 3 वर्ष तक है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। एक ये और देखिए आपके पास ये वाली बैटरी 2.8 आपने नहीं ले ली है, तो इस तरीके से ये 5 के बजाय 6 हो जाएंगी बैटरियों की संख्या। अब देखते हैं कि 3 से 3.5 वर्ष जीवन काल कितनी बैटरियों का है। तो 3 से 3.5 अगर आपको देखना है तो आप देखो एक बैटरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ऐसी आपके पास 14 बैटरियां हैं जिनका जीवन काल 3 से 3.5 वर्ष तक है। अब बात करते हैं कि आखिर कितनी बैटरियों का जीवन काल 3.5 से 4 वर्ष तक है। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ऐसी 11 बैटरियां आपके पास आ गई। अब देखिए 4 से 4.5 जीवन काल वाली बैटरियां आपको देखनी है। तो यदि आप उनको देखेंगे तो देखिए 4 से 4.5 के बीच में एक ये हो गई, 2, 3, 4। तो आपके पास ये टोटल 4 बैटरियां ऐसी हो गई जिनका जीवन काल 4 से 4.5 वर्ष तक है। अब इसके बाद आपको अंत में देखना है कि आखिर कितनी बैटरियों का जीवन काल 4.5 से 5 वर्ष तक के बीच में है। चलिए अब देखिए 4.5 से 5 के बीच में, तो देखिए एक ये आ गया आपके पास, 2, 3। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 3 ऐसी बैटरियां हैं जिनका जीवन काल 4.5 से 5 वर्ष के बीच में है। चलिए अब यहां पर हम इन सबको जोड़ देते हैं। अब देखते हैं आखिर कितनी बैटरियां आपने गणना कर ली है। तो 2 और 6 मिलकर 8 हो जाएगा, 8 और 14 जोड़ेंगे तो 22, 22 और 11 में 33 आ जाएगा जोड़ने पर, 33 और 4 37 और 3 40। तो इस तरीके से आपने 40 बैटरियों की गणना करी है। अब आप देखो कि आपको प्रश्न में बोला गया कि आपको जो बैटरियों की संख्या यहाँ प्रश्न में दी गई है वो भी 40 बैटरियां ही थी। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि आपने ना तो कोई बैटरी की संख्या को ज्यादा जोड़ लिया ना ही कम जोड़ा है। आपने देखा कि 40 आपके पास ये आ रहा है, टोटल 40 ही आपको दी गई थी। तो इस तरीके से जो ये आपने एक सारणी बनाई है बारंबारता बंटन सारणी, वो सही हो जाएगी।